देख लो पोषण चैप्टर में, पोषण चैप्टर जब प्रक्रम और पोषण जब हम शुरुआत किए थे तो इससे पहले हम पोषण को दो भाग में बांट दिए थे और पोषण के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। पोषण पोषण क्या है? पोषण एक क्रिया है जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। पोषण के बारे में क्या कहा हूँ? पोषण वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है, वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव या कोई भी जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। क्या कहा? पोषण वह प्रक्रिया है या वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ये पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। कहे ना, उस पिछले दिन जो पढ़ाए थे उससे मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो फिर रिपीट कर रहा हूं उसको। पोषण, उससे पहले पहले बात को तो नहीं करूंगा, लेकिन पोषण, पोषण के बारे में मैं क्या कहा था सुन लो जरा, उसको अपने मेमोरी में ले आओ। वह ये जो है सो पोषण एक जैविक क्रिया है, पोषण वह क्रिया है, पोषण वह जैविक क्रिया है या पोषण वह क्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों का उपयोग कर ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। पोषण वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। समझे बात को? क्या कहा? जो पोषण वह क्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन अब जो है पोषण को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रिशन। उसको देखो, पोषण की दो विधियां होती है, इससे पहले मैं बता चुका हूं। एक होता है स्वपोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है परपोषण जिसे कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो स्वपोषण, स्वपोषण के अंतर्गत मैं बता चुका हूं। दो बातें अति प्रमुख है इसमें। क्या करता है? इसके अंतर्गत जीव भोजन के लिए स्वपोषण में अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है। दो बातें इसका याद रखना। क्या क्या बात? ये इसमें जीव सो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो स्वपोषण के अंतर्गत दो बात जो है सो क्या क्या हो गया? नंबर एक, इसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है और दूसरा बात वह जो अपना भोजन सो स्वयं संश्लेषित करता है। जैसे मैं बता चुका हूं इससे पहले, सो फोटोसिंथेसिस या ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है? तो जितने भी प्रकार के पादप है, हरा पेड़ पौधा है, उसमें भी कुछ अंतर आएगा बाद में, लेकिन मोटा मोटी तौर पर यही बात होती है। हरे पेड़ पौधे जो है सो आपको अपना भोजन स्वयं बनाता है और वह दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। अपना भोजन ये स्वयं संश्लेषित कर सो ऊर्जा प्राप्त करता है और वर्धन और वृद्धि की क्रिया तत्परता के साथ चलती रहती है। तो उसका स्वपोषण के अंतर्गत दो बात को तुमने समझ लिया। नंबर एक, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है और दूसरा मैंने कहा जो वह दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता है और भोजन जो वह ग्रहण करता है उस प्रकार के क्रिया को कहा जाता है सो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैं बता दिया हूँ। सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और ये सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जड़ की सहायता से खनिज लवण और जल ग्रहण करके भोजन, शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को हो वह ग्रहण ये क्या नाम है सो तैयार करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। यही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सो आपको हरे पेड़ पौधे जो है सो अपना भोजन निर्माण कर पाता है। तो भोजन जो निर्माण कर पाता है कौन चीज? हरे पेड़ पौधे। तो वह हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं,
कैसे हम ये तब वो पौधा जो पौधा अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है वह आपको हो गया सो जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वह हो गया स्वपोषी। लेकिन पौधे में कुछ ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण नहीं कर पाता है, जैसे कि तुम गोबर छत्ता देखा होगा। क्या? गोबर छत्ता। या तुम अमरबेल देखा होगा, बैर के वृक्ष पर या और सब कुछ जो वृक्ष होता है उस पर तुम देखेगा सो तुमको पीला रंग का सो धागा की तरह लिपटाया हुआ रहता है, समझे ना। वो अपना प्रकाश संश्लेषण से क्रिया नहीं करके भोजन निर्माण नहीं करता, बल्कि जिस वृक्ष पर वह अवलंबित है उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है, समझे। और दूसरा होता है वह जो है उससे ग्रहण कर लिया, वह आपको एक ये जो है पौधा जो है या एक पादप जो है सो दूसरे पर अवलंबित करके अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। और दूसरा क्या होता है उसमें सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसको ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है, जैसे गोबर छत्ता। गोबर छत्ता में तुम देखेगा खास करके जहाँ गोबर सड़ा है या तुमको ये पुआल सड़ जाता है या गेहूं का भूसी सड़ जाता है तो वह सड़ा गला जो चीज रहता है या तुम्हारा बहुत ज्यादा खड़ जो है वह जब सड़ जाता है, इसके बाद डंठल उंठल सब बहुत ज्यादा सड़ जाता है, उसमें गोबर का अंश आ जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में वहां पर गोबर छत्ता जन्म ले लेता है। तो गोबर छत्ता जो जन्म लिया वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत नहीं, बल्कि वह जो वहां ये चीज सड़ा गला है, वहां जो पदार्थ या पादप सड़ा गला है या गोबर और भी तरह के जो ह्यूमस सड़ा गला है उस पर वह सो जन्म ले लेता है, उसी से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करके सो अपना जीवन यापन करता है। तो अब देखो एक क्वेश्चन बनता है जो क्या स्वपोषी सारे पौधे या सारे पादप छोटे छोटे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो लिखेंगे अधिकांश सो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करता है। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा नहीं तैयार कर पाता है, तो वह दूसरे तरह से कर पाता है। उसमें दो सो खास करके अति प्रमुख है। एक सो हो गया आपको गोबर छत्ता, दूसरा अमरबेल। अमरबेल किसी वृक्ष पर रहकर वह वृद्धि अपना वर्धन शरीर का करते जाता है और उसी पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए अमरबेल जिस पौधे पर आ जाता है उसका वृद्धि रुक जाती है, वह बहुत ज्यादा सो वृद्धि नहीं कर पाता है, उसमें ग्रोथ की ये जो क्रिया है वह कमजोर पड़ जाता है। और दूसरा है गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या होता है? तो जो पादा जो जहाँ सड़ा गला गोबर है या ये गेहूं का भूसी है या इस सब तरह का पदार्थ सड़ा गला है, वहाँ वह जन्म लेता है, उसके कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करके अपना भोजन सो तैयार करता है। लेकिन 95% जो है पादप या पौधे वह अपना भोजन का जो निर्माण करता है वह प्रकाश संश्लेषण के क्रिया से ही। तो हम क्या कहें? तो पौधे का दो ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है और दूसरा हो गया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण नहीं करता है। समझ गए बात को? तो अब देखिए, तो इसको स्वपोषी को तुमने समझ लिया होगा, मुझे विश्वास है कि स्वपोषी को समझ लिया होगा। तो स्वपोषी और एक होता है जिसको कि हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण परपोषण के लिए कल हम इससे पहले पिछले दिन की सो जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें तुम लोगों को बता दिए थे जो स्वपोषण में सो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है,
पर पोषण में दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता है। तो उसमें भी दो बात को देखो, जिस तरह से सुपोषण में देखे थे। नंबर एक बात क्या, इसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। इसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, अन्य जीवों पर या अन्य स्रोतों पर निर्भर करता है। हम अपना अगर भोजन तैयार करेंगे तो हम दुकान से सामान लेंगे, चाहे उसमें वसा डालें या मसाला डालें, विविध प्रकार के सामान, या गैस पर खाना बनाते हैं, तो हम दूसरे स्रोत पर अवलंबित रहते हैं। और दूसरा बात, जीव भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। तो परपोषण की मैं दो बात, जिसमें जीव सो दूसरे स्रोत पर या दूसरे जीवों पर अवलंबित रहता है। और दूसरा बात, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। समझ गए? उसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकता था, और जीव अपने पर निर्भर करता था। और दूसरा बात, ये जो हो जाता है उसमें परपोषण में सो हो जाता है दो तरह की बात। एक जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, और दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। और अब देखिए, परपोषण का 3 प्रकार होता है। क्या सब कितने प्रकार? 3 प्रकार, जो कि हम इसमें लिख दिए हैं। एक है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणिसम पोषण। अब देखिए, मृतजीवी पोषण जो है, जो अति महत्ता वाली है, उसके बारे में देख लो। इसमें क्या होता है, एक जीव का शरीर जो होता है, एक जीव का शरीर जो होता है, वह दूसरे जीव पर अवलंबित रहता है, या नहीं तो एक जीव दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में रह करके उससे भोजन या उससे रासायनिक पदार्थ या उर्वरक तत्व जो होता है वह ग्रहण कर लेता है, और उसकी वर्धन होती रहती है। जैसे आप देखेंगे, ये जितने भी प्रकार का फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सब इसका अच्छा उदाहरण है। और दूसरा हो जाता है आपको परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है उसके बारे में देखिए। परजीवी पोषण में एक जंतु जो है दूसरे जंतु पर अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके अपना भोजन उससे ग्रहण करता रहता है और उसी पर अवलंबित रहता है। जैसे आप देखेंगे, चाहे मानव हो या जंतु, उसके शरीर में विविध प्रकार के तुम देखेंगे जो वर्म हो जाता है, जिसको चाली कहते हो, चाहे वह टेप वर्म हो या हुक वर्म, चाहे वह फीता कृमि हो या गोल कृमि हो। तो ये गोल कृमि, फीता कृमि, जितने भी प्रकार के कृमि है वह उसका उदाहरण है। इसके अलावा आप देखेंगे जो जोंक का लग जाना, गाय भैंस को जो जोंक लग जाता है उसका पुन वह अवशोषित कर लेता है। तो वह सब जो हो गया आपको हो गया परजीवी पोषण। तो हम क्या कहे, मृतजीवी पोषण है, दूसरा परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में आपको ये उदाहरण के तौर पर आपको हम गिना दिए, जो आपको बैक्टीरिया है। इसके बाद सूक्ष्म जीव जो होता है, सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया इसका सबसे उत्कृष्ट प्रकार का उदाहरण है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक जंतु जो है, एक शरीर दूसरे में किसी पादप या जीव पर निर्भर रह करके उससे अपना भोजन संश्लेषित कर लेता है, उससे अपना भोजन संश्लेषित कर लेता है। और यह जो होता है आकार और आकृति में बहुत छोटा हुआ करता है। और दूसरा हमने कहा जो एक परजीवी में क्या होता है, एक जीव जो है दूसरे जीव पर पूर्ण रूप से अवलंबित रहता है, अस्थाई या अस्थाई रूप में, और उससे वह भोजन ग्रहण करता है। जैसे कि हमारे पेट में जो विविध प्रकार के कृमि पाए जाते हैं वह उसका एक अच्छा उदाहरण है। समझ गए बात को। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है सुनो। प्राणी संपोषण होता है क्या,
इसमें सो जीव सो ठोस या तरल रूप में सो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम तुमको इसमें बताना चाहेंगे, मानव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मानव अपना भोजन चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, और यह ठोस और तरल पदार्थ के रूप में सो जंतु के रूप में भी, जंतु को भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है, या नहीं तो आपको पादप के रूप में भी ग्रहण करता है। जैसे हम फल खाते हैं, तो फल खाना क्या हो गया? फल खाना यह हो गया जो हम पादप के रूप में सो उसको, वो जो फल है वो पादप, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम मछली खाते हैं तो वह क्या हो गया? जंतु हो गया, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद पादप और जंतु को यह सो आपको ठोस या तरल रूप में, अगर आप बहुत ऐसे आप सब्जियां बनाते हैं, वह तरल रूप में बनाते हैं, तरल रूप में आपका वह तैयार हो गया, द्रव रूप में तैयार हो गया। यह मानव इसका उदाहरण है। इसके बाद आप मेढक जो है, मेढक भी आपको देखेंगे जो आपको सो भोजन करता है, तो वह आपको डायरेक्ट रूप से सो द्रव या गैस के रूप में, द्रव या ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करता है दूसरे प्रकार के जंतु से। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है जो न्यूट्रिशन सो मानव के लिए और इस जंतु जगत के लिए अति महत्वपूर्ण क्रिया होती है। तो हम आपको सो पहला जो बात के है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण के अंतर्गत यही के जिसमें आपको बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का उदाहरण दिए, और इसमें यही के है जो इस प्रकार का जो पोषण होता है उसमें जीव सो मृत जंतुओं और जीवों के शरीर पर सो अपना भोजन अपने शरीर की सतह से आपको घुलित जो कार्बनिक पदार्थ है उस तरह से ग्रहण करता है। इसमें कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ अति प्रमुख है। और दूसरा हम कहे आपको परजीवी पोषण, परजीवी पोषण के अंतर्गत हमने कहा है तुमको जो यह जो होता है इस प्रकार का जो पोषण होता है इसमें दूसरे जीव पर सो के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहता है और उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसमें गोल कृमि, हुकवर्म और सो आपको टेप वर्म की बात इसमें किए थे। इसके बाद आपको एंट अमीबा भी तुमको जो होता है छोटा छोटा एक कोष के जीव, इसके बारे में। इसके बाद आपको यह भी सबसे एक अच्छा उदाहरण यह भी है जो मलेरिया का परजीवी जो है सो भी आपको इसी के अंतर्गत, यह परजीवी पोषण के अंतर्गत आ जाता है। और एक होता है आपको प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण के अंतर्गत यह पोषण का वैसा प्रकार होता है जिसमें आपको प्राणी अपना भोजन सो ठोस या तरल के रूप में सो दूसरे जंतुओं पर से ग्रहण करता है और अस्थायी रूप से वह ग्रहण करता रहता है। और इसके अंतर्गत सो मानव और मेढक और विविध प्रकार के जानवर जो शिकार करता है वह अति प्रमुख है। समझ गए बात को? अब चलिए फिर प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के अंतर्गत, अच्छा इसको तो नहीं लिखे है ना, कितना लिख लिए? यहां तक लिख लिए हो। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए तुमको एक गो इक्वेशन हम बताएंगे। इक्वेशन क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, हम तुमको क्या कहे जो किसकी उपस्थिति होती है, किन चीजों की उपस्थिति रहना अति आवश्यक है। ये तुम देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उपस्थिति रहना है सो आपको हम बताए हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, इसके बाद शुद्ध प्रकाश, क्लोरोफिल, चार चीज की उपस्थिति कहा है ना। और वह भोजन के रूप में क्या तैयार करता है, तो वह तैयार करता है सो आपको कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ग्लूकोज जो भी को हो। तो अब देखिए क्या क्या चीज होता है प्रकाश संश्लेषण में। यह हो जाता है आपको एक नंबर पर आपको हो जाता है जल। क्या हो जाता है? जल। जड़ के सहायता से लेता है ना, तो यह आपको हो गया जल। और सुनो यह जल हुआ। और इसके बाद क्या होता है,
क्या लेता है? यह लेता है आपको क्या रहना चाहिए? CO2 गैस रहना चाहिए, CO2 गैस रहना चाहिए। और इसके बाद आपको चार चीज की मैंने बात कहा है। तो अब यह सूर्य प्रकाश क्या रहना चाहिए? सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और कहे हैं क्या? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को कहो पर्णहरिण या क्लोरोफिल, जो भी कहो, यह क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसकी सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे सो जड़ के द्वारा जल एवं खनिज लवण ग्रहण करके, जल यह हो गया, खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन शर्करा, माना शर्करा माने क्या? ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6 और इसका क्या नाम है? शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा कुछ भी को हो तो यही होता है उसका सूत्र, इसका निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। यह हो गया, यह एक असंतुलित रासायनिक क्रिया है। इसको संतुलित करने के लिए आप कुछ इसमें आगे पीछे अणु परमाणु को जोड़ने या घटाने की बात करेंगे। तो जोड़ने और घटाने की बात करेंगे तो उसमें आपको जब जोड़ने की बात आ जाती है तो अब देखिए आपको याद ही हो जाएगा 12 6 6, देख रहे हो बात को? 12H2O, तो 12 6 दूना 12, 12 दूना 24, हाइड्रोजन कितना हो गया? 24 और 12 हो गया ऑक्सीजन, हो गया ना, क्योंकि 12 हाइड्रोजन में भी गुना है और ऑक्सीजन में भी गुना है। और तुम यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का कितना है? 2। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितना होती है? 2। परमाणुकता क्या होता है? किसी भी तत्व के एक अणु में, किसी भी तत्व या यौगिक के एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या उपस्थित रहती है वही उसकी परमाणुकता होती है। तो आप देखिए यहाँ जो है इसमें कितने परमाणु हो गया? 12 दूना 24 है ना। हाइड्रोजन इसको देख लीजिए 24 हो गया है, 24 हो गया है ना। तो देखिए जो इस साइड में अगर हम जाते हैं तो 24 मिल रहा है, तो 24 यहाँ हम देखते हैं जो यहाँ है सिर्फ 12 गो है ना, 12 गो है। और सब क्या क्या चीज कहाँ नहीं मिल रहा है? अगर हम यह कर देते हैं इसको अगर हम 6 कर देते हैं तब क्या होता है? सो देखिए, तो संतुलन की क्रिया की बात होती है। यहाँ आपको ऑक्सीजन कितना है? 12 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 6 दूना 12, 12 12 24 हो गया ना, 12 12 24। और यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन कितना आ रहा है, क्या चीज कम रहा है? अगर ऐसा करते हैं तो देखो जो यह संतुलित हो रहा है, एक बार तुम जोड़ो घटो, यहाँ उतना करने के बाद संतुलन की स्थिति आती है। जोड़ घटाव करने के बाद ये निष्कर्ष निकालो या नहीं तो क्या चीज कम रहा है सो बताओ, देख लो। और उसमें जो होता है पत्ता में एक छिद्र होता है, उससे क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है ना। तो इसका मतलब है जो एक वो चीज जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और जल निकलता है, तो वह इसका माना जो है सो जल हम छोड़ रहे हैं, जल छोड़ रहे हैं। ये H2O6H2O 6H2O, इसको अगर हटा देंगे उसमें वह असंतुलित था, अब बिल्कुल संतुलित हो गया। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, आप देखेंगे एक स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या होता है? छिद्र होता है किसी भी पेड़ के पत्ते पर। अरे क्या उल्टा कर देखते हो? देखो यहाँ किताब उल्टा कर रहा था तो तब बेकार आते पढ़ने के लिए। वृक्ष का जो पत्ता होता है, वृक्ष के पत्ता पर जो छोटा छोटा छेदा होता है उसको कहा जाता है स्टोमाटा। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा, वो छेदा। और आप
वृक्ष के पत्ते से आप नाक के पास अंगुली ले जाइए, आप जब सांस छोड़ेंगे तो यह थोड़ा देर के बाद गीला हो जाता है, पानी निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन भी निकलता है और जल भी निकलता है। समझ गए बात को? तो आपको जो मैं बता रहा हूं शुद्ध देख लीजिए। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। यही बात होती है प्रकाश संश्लेषण। और यह जो होता है उसके साथ साथ जल भी निकलता है, जल, तो यह हो जाता है जल। अब देखिए आप अगर ये करेंगे तो सब संतुलित हो जाएगा। क्या? ये ऑक्सीजन देखो 12 दूना 24 है ना, और ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा 12, 6 दूना 12 है ना। फिर ऑक्सीजन जितना इधर है उतना इधर है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पूछ देता है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण पूछता है उसमें आपको बताना है। अगर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण बतावे, तो उसमें आपको कहना है 12H2O प्लस 6CO2 क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश कि बराबर के ऊपर और नीचे कर देंगे, और इसके बाद बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस तरह से यह होता है इसकी रासायनिक क्रिया, याद रहना चाहिए। चलो, 2 क्वेश्चन अति प्रमुख है, इसको देख लेंगे।